साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बेबस और लुटे पिटे मजदूरों से टिकट का किराया वसूलने की खबरों के बीच में रेल मंत्रालय ने एक झूठी सफाई दी। उसने कहा कि हमने राज्य सरकारों को कभी ये कहा ही नहीं कि इनसे पैसे वसूले जाएं। इस बीच में एक अच्छी खबर आई, सोनिया गांधी की तरफ से उन्होंने विभिन्न राज्यों की अपनी कांग्रेस की यूनिट को कहा कि राज्य सरकारों से आप कोऑर्डिनेशन बनाइए और उनसे कहिए जो भी मजदूर हमारे राज्य में लाए जा रहे हैं उनके टिकट का पूरा खर्चा राज्य की कांग्रेस कमेटी उठाएगी। उसी तरीके से बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 50 ट्रेनों का खर्चा देने के लिए आरजेडी तैयार है। विपक्ष की ये बेहद सकारात्मक मुहिम थी। इनके इस तरीके के बयान आने के बाद नीतीश कुमार जी ने भी कह दिया कि हम जितने भी मजदूरों को वापस लाएंगे उनके टिकट का किराया तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ उन मजदूरों को बाद में 1000 रुपए भी देंगे। उसी तरीके से रेलवे मंत्रालय ने अपने पहले के आदेश को धत्ता बताते हुए कहा कि हम राज्य सरकारों से केवल 15% टिकट का किराया वसूल रहे हैं, किसी भी मजदूर से कोई भी किराया लेने की हमारी कोई मंशा नहीं है। विपक्ष इस तरह का सकारात्मक रोल अगर निभाती है तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष पर भी उसका दबाव पड़ता है और मजदूरों के दिल में भी उनकी छाप बैठती है। आज मैं दो अलग मुद्दों पर बात करने आया हूं, क्योंकि उन मुद्दों पर बोलने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मुझे एक तरीके से मजबूर किया गया। मेरे पर्सनल मोबाइल में मैसेज भेजे गए, नेशनल जनमत के इनबॉक्स में मैसेज भेजे गए। उसके बाद मैंने तय किया कि लोगों के सामने सच्चाई लानी चाहिए। एक मैसेज 27 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सिंह ने एक शासनादेश जारी किया था। निदेशक समाज कल्याण को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि आईएएस पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु उत्कृष्ट कोटि के कोचिंग केंद्रों के माध्यम से परीक्षा पूर्व कोचिंग प्रशिक्षण दिए जाने की योजना संबंधी दिशा निर्देश। मतलब कि एससी और सामान्य कैटेगरी के उन छात्र छात्राओं को इसमें राहत दी गई थी जिन्होंने पीसीएस या आईएएस की प्री परीक्षा क्वालिफाई कर ली थी। मेंस में कोचिंग के लिए उनको कुछ शुल्क देने का प्रावधान रखा गया था। लोगों को तकलीफ इस बात की हुई कि इस शासनादेश में ओबीसी का हवाला क्यों नहीं दिया गया है। तमाम सारे लोगों ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट करना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल किया जाने लगा। योगी सरकार ने आईएएस पीसीएस की निःशुल्क कोचिंग योजना से ओबीसी वर्ग को किया बाहर। कट्टर हिंदू बने घूम रहे ओबीसी वर्ग के युवाओं को हार्दिक बधाई। नेशनल जनमत कभी विरोध करने के लिए विरोध नहीं करता, मुद्दों के आधार पर विरोध करता है। इसलिए मैंने सोचा कि लोगों को सच्चाई बता दी जाए। इस मैसेज में एक तकनीकी तौर पर खामी है। जो शासनादेश है उसको आप पूरी तौर पर देखेंगे तो कई अलग अलग चीज़ों पर उसमें सवाल उठाए जा सकते हैं, जिन पर मैं सवाल उठाऊंगा। लेकिन इस बात पर सवाल उठाना कि इसमें ओबीसी का नाम प्रयोग क्यों नहीं किया गया है, ये पूरी तरीके से गलत है। बिना इस तथ्य को जाने समझे तमाम सारे ओबीसी वर्ग के अधिकारी और तमाम सारे नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें तकनीकी खामी यह है कि ओबीसी वर्ग का नाम इस लेटर में आ ही नहीं सकता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दो अलग अलग विभाग हैं, समाज कल्याण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए किसी योजना की अगर घोषणा करनी है तो उसकी जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की है। उत्तर प्रदेश में दोनों के मंत्री भी अलग अलग हैं। समाज कल्याण विभाग के मंत्री जहां रमापति शास्त्री हैं, वहीं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री अनिल राजभर हैं। दोनों के मुख्य सचिव भी अलग अलग हैं। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव जहां मनोज सिंह हैं, वहीं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता हैं। इसी तरीके से दोनों के डायरेक्टर भी अलग अलग हैं। समाज कल्याण के डायरेक्टर बालकृष्ण त्रिपाठी हैं, जबकि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर वंदना वर्मा हैं। इसलिए इस बात पर तो सवाल उठाए जा सकते थे कि ओबीसी वर्ग के लिए अलग से इस तरह की घोषणा क्यों नहीं की गई, लेकिन उस पत्र में ओबीसी का हवाला किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी घोषणा करने की जिम्मेदारी अलग विभाग की है। अब मैं पिछड़ा वर्ग विभाग के बारे में आपको बता देता हूं। इसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण निर्देशालय आता है, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम आता है, जिसके चेयरमैन को राज्य मंत्री का दर्जा होता है, जो वर्तमान में बाबूराम निषाद हैं। पिछड़ों के इस वित्त विकास निगम में न वित्त है और न विकास है, इसलिए इसके जो चेयरमैन हैं बाबूराम निषाद, वो लगातार इस बात का आरोप लगाते रहते हैं कि सरकार में उनकी चल ही नहीं रही। इसी विभाग से जुड़ा है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इस पिछड़े वर्ग विभाग की जिम्मेदारी है ऑनलाइन विवाह अनुदान देना केवल ओबीसी वर्ग के लिए, ऑनलाइन कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए पैसे उपलब्ध कराना ओबीसी वर्ग के लिए,
छात्रवृत्ति का वितरण करना। इसके अलावा इसमें एक और योजना है छात्रावास योजना। उस योजना के बारे में आपको बता दूं, 2001 में जिस समय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय ये योजना शुरू की गई थी। राजनाथ सिंह के समय में 3 जिलों को 100-100 सीटों के छात्रावास दिए गए। इसके बाद 2002 और 3 में मायावती मुख्यमंत्री थीं, 11 जिलों को उन्होंने ओबीसी के लिए छात्रावास दिए। 2007-8 में भी मायावती थीं, 14 जिलों को उन्होंने छात्रावास दिए। 2009-10 में भी मायावती थीं, 12 जिलों को उन्होंने छात्रावास दिए। 2011-12 में भी मायावती मुख्यमंत्री थीं, 13 जिलों को उन्होंने छात्रावास दिए। अब मुलायम सिंह सरकार के बारे में बता देता हूं। 2003-2004 में 10 जिलों में छात्रावास उपलब्ध कराए गए। 2004-2005 में 12 जिलों में छात्रावासों की घोषणा की गई। 2005-2006 में 9 जिलों में छात्रावास की घोषणा की गई। 2006-2007 में 14 जिलों की घोषणा की गई। इस तरीके से मायावती ने अपने कार्यकाल में 50 जिलों को जो छात्रावास दिए थे उसमें 50 कमरों के हिसाब से 2500 छात्र छात्राओं के रहने की व्यवस्था कराई गई। वहीं मुलायम सिंह के कार्यकाल में जो 45 जिलों में छात्रावास पहुंचे उनमें से 2250 छात्र छात्राओं के रहने की व्यवस्था हुई। अंतिम बार 2015-16 में जिस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, ओबीसी छात्र छात्राओं के लिए 7 जिलों में छात्रावास बनाने की घोषणा की गई। इसी के बाद अखिलेश यादव की सरकार चली गई। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। यही वजह है कि इन 7 जिलों में तमाम सारे जगह के ओबीसी छात्रावास अभी भी निर्माणाधीन हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में तमाम जिलों से प्रस्ताव जरूर मांगे गए, लेकिन 3 सालों में एक भी नए ओबीसी छात्रावास की घोषणा नहीं की गई। सवाल उठाना था तो इस बात पर उठाना चाहिए। पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति में भी भेदभाव किया जाता है। जहां जनरल वर्ग के छात्र छात्राओं को उनकी शुल्क प्रतिपूर्ति पूरी मिलती है, इसका मतलब कि 42,000 फीस मिली है तो उनको शुल्क प्रतिपूर्ति 42,000 की जाएगी। लेकिन ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं को आधी दी जाती है और ओबीसी और एससी के छात्र छात्राओं को उनको ही शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है जिनके इंटरमीडिएट में 60% से अंक ज्यादा हों। इस तरह के भेदभाव जो सामने आते हैं उसमें एक ये भी है कि ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बजट कम आवंटित किया जाता है, जिसकी वजह से सभी लोगों तक जो जरूरतमंद हैं उनकी शुल्क प्रतिपूर्ति या छात्रवृत्ति पहुंच ही नहीं पाती है। हर साल आप देखते हैं इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है अपनी छात्रवृत्ति के लिए। इस तरह के मामलों पर सवाल उठाए जाने की जरूरत थी। अगर आपको सवाल उठाना था तो इस तौर पर सवाल उठा सकते थे कि अभी तक किसी भी सरकार ने ओबीसी छात्रों के लिए अलग से कोचिंग का प्रावधान क्यों नहीं किया। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तमाम सारे अधिकारियों से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि ये मांग काफी समय से चल रही है कि पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए अगर उनको दिल्ली या लखनऊ में कोचिंग लेना है तो उनके लिए अलग से प्रावधान क्यों नहीं है। इसमें सरकार ये कहती है कि जो जनरल वर्ग उन्होंने समाज कल्याण विभाग में रखा है उस जनरल वर्ग में ओबीसी बिना अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाए अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हमने ओबीसी के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं रखा है। तो सवाल यह है कि अगर ओबीसी के लिए आपने ओबीसी कल्याण विभाग बना रखा है तो ओबीसी के लिए इस तरह का प्रावधान जरूर होना चाहिए था। समाज कल्याण विभाग के शासनादेश पर इस आधार पर भी आप सवाल उठा सकते थे कि उस शासनादेश में एक शब्द लिखा है कि दिल्ली, लखनऊ या प्रयागराज में आपको उत्कृष्ट कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेना होगा, लेकिन उत्कृष्ट कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए सरकार प्रति छात्र केवल 35,000 रुपए कोचिंग फीस दे रही है और 10,000 रुपए रहने और खाने पीने के लिए दे रही है। दूसरा सवाल यह उठता है कि आपने एससी और जनरल वर्ग दोनों के लिए ही आय सीमा 1 लाख रुपए रखी है। अब जिस व्यक्ति के घर में 1 लाख रुपए से कम इनकम होगी वो 45,000 रुपए से ऊपर जो लग रहा होगा वो कैसे वहन करेगा। दिल्ली में जो भी छात्र रह रहे हैं उनको पता है कि अगर वो उत्कृष्ट कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो किसी भी कोचिंग की फीस 1 लाख रुपए से कम नहीं है या उसके आसपास है। तो जनरल स्टडी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 1 लाख रुपए के आसपास देना होगा और मेंस का सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है तो 1 लाख रुपए के आसपास देना पड़ेगा। इसका मतलब 2 लाख रुपए ये हो जाते हैं। और आप दिल्ली में किसी भी स्थान पर रहें, सामान्य तौर पर किराया 5,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में है। तो जो 10,000 रुपए आप खाने पीने और रहने के लिए दे रहे हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। इसलिए इस देश में वंचित वर्गों का उत्पीड़न और उनकी दशा देखते हुए यह कैसे संभव है कि आप जनरल वर्ग के लिए जो क्राइटेरिया रखे हुए हैं वही क्राइटेरिया एससी वर्ग के लिए रखे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ने केवल दिखावे के लिए इस योजना की घोषणा मात्र कर दी। अब अचानक से सोशल मीडिया पर जो दूसरा मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, मुझे भी बार बार भेजा जा रहा है, उसकी चर्चा कर लेता हूं। संदेश यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017 का रिजल्ट आ चुका है।
क्षत्रिय समाज से चयनित होनहारों की लिस्ट इस प्रकार है। ये योगी आदित्यनाथ सिंह के रिश्तेदार हैं। उसी सूची में यह भी बताया गया है कि 22 लोग ठाकुर जाति के चयनित हुए हैं जो मुख्यमंत्री की कृपा से इन पदों पर पहुंच गए हैं। जब इसकी मैंने पड़ताल की तो मैंने देखा कि ये वीडियो मैं 6 महीने पहले ही बना चुका हूं, इसलिए क्योंकि पीसीएस 2017 का रिजल्ट 11 अक्टूबर 2019 को यानी कि अभी से तकरीबन 6 महीने पहले आया था। उस समय मैंने 45 पन्नों के इस पूरे रिजल्ट का विश्लेषण करके आप लोगों के सामने सच्चाई लाई थी कि किस तरीके से योगी सरकार में जातिवादी नियुक्तियों का दौर चल पड़ा है। अब संक्षेप में उस रिजल्ट का मजमून आपको बता देता हूं। उस रिजल्ट में 676 पदों पर लोगों के चयन की घोषणा की गई थी, जिसमें एसडीएम के 22 पद थे। एसडीएम के शुरुआती चारों पदों के टॉपर ब्राह्मण थे, अमित शुक्ला, अनुपम मिश्रा, मीनाक्षी पांडे, शत्रुघ्न पाठक। इसके अलावा 22 एसडीएम जो चयनित हुए थे उसमें अनारक्षित कोटे के 8 में से 7 पद ब्राह्मण के पास, 1 पद ठाकुर के पास, कायस्थ जैन अग्रवाल पूरी तरीके से गायब थे। 22 एसडीएम के नामों में कुर्मी यादव को ढूंढते रहे, यादव कुर्मी को ढूंढते रहे, लेकिन कई सालों बाद ऐसा हुआ था कि एसडीएम के पदों पर ना कुर्मी का सिलेक्शन हुआ ना यादव का सिलेक्शन हुआ। ओबीसी के 3 नाम जरूर थे 22 एसडीएम में। उसी तरीके से डिप्टी एसपी में 90 लोगों का चयन हुआ, जिसमें अनारक्षित 45 लोग थे, जिसमें से 23 ब्राह्मण, 15 ठाकुर, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के 45 में से 38 पद ठाकुर और ब्राह्मणों ने आपस में बांट लिए थे। अगर हम टोटल सिलेक्शन की बात करें तो कुल पद 676 में से 148 पद ब्राह्मणों के खाते में गए, यानी कि कुल 22% पदों पर ब्राह्मणों का सिलेक्शन। ठाकुर 82 यानी कि 12% पदों पर ठाकुरों का सिलेक्शन। कुल पद दोनों के मिलाकर के 230 यानी कि ठाकुर और ब्राह्मणों का 34% पदों पर सिलेक्शन हुआ था। उसी तरीके से अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 296 पद अनरिजर्व कैटेगरी में थे, जिसमें से 148 पद यानी कि 50% पद अकेले ब्राह्मणों के खाते में चले गए। 82 पद यानी कि 28% पद ठाकुरों के खाते में गए। ब्राह्मण और ठाकुरों का जोड़ दें तो अनारक्षित पदों का 78% पद इन्हीं दोनों जाति ने रख लिया। बाकी बचे 22% पदों पर जनरल में आने वाली तमाम सारी जातियां, जिनमें जैन हैं, अग्रवाल हैं, कायस्थ हैं, बनिया हैं, मारवाड़ी हैं, इसके अलावा अन्य धर्मों के लोग भी हैं। तमाम सारे लोगों के खातों में केवल 22% पद गए थे, इसलिए उस समय इसके जातिवाद पर सवाल उठे थे। लेकिन लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर इस लिस्ट को आप सर्कुलेट कर रहे हैं तो कम से कम उसकी डेट तो चेक कर लीजिए। केवल सामान्य लोग ही नहीं, तमाम सारे जागरूक लोग, बड़े बड़े अधिकारी भी इस तरह की चीजों को सर्कुलेट करते हैं। इनसे समस्या ये आती है कि आपके मुद्दे हल्के पड़ते हैं। वैसे भी आप लोगों की आवाज उठाने के लिए गिने चुने लोग ही हैं, इसलिए ऐसे लोगों की एनर्जी गलत दिशा में मत लगवाइए। देखते रहिए सन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। साथ ही साथ अगर कोई मैसेज आपको मिलता है तो उसका क्रॉस चेक खुद से जरूर करिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है